स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समकालीन विश्व राजनीति के जो बुक हैं 12th क्लास में, उसका एक अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये पाठ हैं। तो अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। हम जो पहला बिंदु है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी होंगे। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु। दूसरा बिंदु है मानवता की रक्षा हेतु। तीसरा है विवादित मसलों पर बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण समाधान हेतु। प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना और विश्व में आर्थिक विकास हेतु। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु यानी टीकाकरण, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन पर मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। कोई भी एक देश ये कार्य कर नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चिल ने क्या कहा है और उससे पहले डैग हैमरशोल्ड ने क्या कहा है। दो कोटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये डैग हैमरशोल्ड हैं, यूएनओ के दूसरे महासचिव, उन्होंने ये बात कही थी। फिर चर्चिल जो तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने कहा था कि हथियार से लड़ने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। तो ये कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता को दर्शा रहे हैं। अब हम देखेंगे यूएनओ का विकास कैसे हुआ। यूएनओ का विकास, तो बात करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। 1914 से 1918। तो वैसी ही विभीषिका या वैसा ही विश्व युद्ध दुनिया को दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए एक संगठन की जरूरत पड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, ताकि दुनिया फ्यूचर में किसी फिर से ऐसे विश्व युद्ध को ना देखना पड़े। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। ये जो लीग ऑफ नेशंस हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था और इसका जो नाम है वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ये नाम दिया था, लीग ऑफ नेशन। फिर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से लीग ऑफ नेशन बनाया गया वो मकसद पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था 1939 से 1945 के बीच में। यानी जिस युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन की जरूरत थी, जो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया, वो उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं। तो फिर इस संगठन को भी भंग किया गया, इसकी जगह एक नया संगठन आया, उसी का नाम है यूएनओ। यानी यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ जो है वो लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी अगर बड़े तौर पे देखें तो विश्व युद्ध से बचाने के लिए इन संगठन की स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस की, वो सफल नहीं हुआ, उसको भंग किया गया, उसकी जगह यूएनओ आया है। अब यूएनओ की क्या स्थापना औचक हुई, अचानक हुई, या उसके लिए विभिन्न बैठकें, सम्मेलन आयोजित हुए, उस पर चर्चा हुई? तो इस पर हम बात करते हैं। यूएनओ की स्थापना हेतु विभिन्न सम्मेलन या बैठकें हुई हैं, जिनमें से सबसे पहला था अटलांटिक चार्टर। अगस्त 1941 में ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश पीएम थे, इन्होंने साइन किए और इन्होंने पहल की कि हमें वापस एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। और वापस उन्होंने ये बैठक बुलाई वॉशिंगटन में जनवरी 1942 में, वॉशिंगटन अमेरिका में। 26 मित्र राष्ट्रों ने, जो कि धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में था। धुरी राष्ट्र इटली, जर्मनी, जापान, इनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, 26 राष्ट्रों का जो एक संगठन था, उन्होंने जो है वॉशिंगटन में क्या किया? अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया। यानी एक नए संगठन की जो एक डिमांड थी उसकी सहमति इन्होंने दे दी है 26 राष्ट्रों ने।
फिर याल्टा में एक सम्मेलन बुलाया गया। याल्टा में सम्मेलन बुलाया गया था फरवरी 1945 में। याल्टा जो है वो उस समय सोवियत संघ रूस में था, अभी जो है ये यूक्रेन में पड़ता है। तो याल्टा में सम्मेलन बुलाया गया, वहाँ पे जो तीन बड़े महाशक्तियाँ थीं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, रूजवेल्ट अमेरिका से, चर्चिल ब्रिटेन से और स्टालिन सोवियत संघ रूस से, इन्होंने इस पर निर्णय लिया कि हमें एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और उस सम्मेलन में हम निर्णय करेंगे कि हमारा ये संगठन किस प्रकार का होगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथों में जो बड़ी ताकत हैं सुरक्षित रखना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने वो याल्टा सम्मेलन किया और फिर एक सम्मेलन करने का इन्होंने निर्णय लिया था। तो याल्टा सम्मेलन में जो निर्णय लिया था कि हमें एक सम्मेलन करना है, वही सम्मेलन उन्होंने बुलाया था और ये था 26 जून 1945 को, जो यूएनओ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर यानी 50 देशों ने मान्यता दे दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया, उसको सहमति दी। और पोलैंड ने जो है वो 15 अक्टूबर 1945 को साइन किए थे। यानी कुल मिला के 50 + 1 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार यूएनओ के जो मूल या संस्थापक या फिर आरंभिक सदस्य अगर पूछे जाएं तो 51 हैं, और 51वां कौन सा है? पोलैंड, क्योंकि 50 सदस्यों ने तो 26 जून को ही साइन कर दिए थे, 15 अक्टूबर को पोलैंड ने किए थे। आधिकारिक रूप से यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं यूएनओ के बारे में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो ये नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यूएनओ को यह नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट ने दिया था। देखिए, लीग ऑफ नेशन वो वुडरो विल्सन ने दिया था, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ आया, इस समय भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसको यूएनओ को ये नाम दिया था, यूएनओ। फिर इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की? 193। प्रारंभिक सदस्य 51 और अभी 193। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और 192वां 192 मेंबर ये कौन था? मॉन्टेनिग्रो। इस प्रकार टोटल 193 सदस्य हैं। तो फिर भारत इसका सदस्य कब बना? भारत जो है वो यूएनओ का मेंबर बनता है 30 अक्टूबर 1945 को। यानी जो प्रारंभिक 51 सदस्य हैं उसमें भारत नहीं था। भारत ने इसकी स्थापना के ठीक 5-6 दिन बाद में साइन किए थे और इसका मेंबर बना आधिकारिक रूप से। फिर यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है? ये दुनिया का एक नक्शा है बना हुआ, इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। जैतून की पत्तियां दोनों ओर से घेरी हुई हैं और यह जो बना हुआ है ये प्रतीक, ये विश्व शांति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासचिव होता है जो इसका फेस होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम जो महासचिव थे वो त्रिगवेली थे, नॉर्वे से, 1946 से 1952 उनका कार्यकाल रहा है। और वर्तमान जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, 1 जनवरी 2017 से लेके अभी इनका कार्यकाल दूसरा टर्म स्टार्ट हो चुका है, वो 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 तक वो अपने पद पर रहेंगे। दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के हैं। फिर देखिए यूएनओ के अंग, तो यूएनओ के जो अंग हैं अब हम देखते हैं आधिकारिक रूप से। तो यूएनओ के जो अंग हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासिता परिषद, सचिवालय। ये जो 6 अंग हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि यूएनओ के कितने अंग है, विस्तार पूर्वक बताइएगा। कि तो पहले हमें नाम पता होना चाहिए। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद और सचिवालय। अब हम एक एक अंग के बारे में देख लेते हैं, मेन जो पॉइंट हैं। महासभा, महासभा को विश्व संसद के नाम से भी जाना जाता है।
ये विश्व संसद है। इसकी जो कुल सदस्य संख्या है, यानी जो टोटल यूएनओ के मेंबर है, वो सारे के सारे मेंबर इसकी महासभा के भी होते हैं। तो इसकी सदस्य संख्या 193। प्रत्येक देश से अधिकतम 5 प्रतिनिधि जो हैं वो यूएनओ में भेजे जा सकते हैं और वो महासभा के मेंबर होते हैं और वहाँ बैठते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हर देश को केवल वोट जब होता है तो उन्हें एक वोट करने को मिलता है। जैसे बात करते हैं हम इंडिया से, तो इंडिया अपने कितने प्रतिनिधि भेज सकता है यूएनओ में? 5 प्रतिनिधि, ठीक है। लेकिन जब बात वोटिंग की होगी तो इंडिया का एक ही वोट काउंट होगा। तो हर देश वहाँ पे महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन वोट उस देश का एक ही काउंट होता है। और महासभा में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अगर निर्णय करना है तो उन निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। यानी ये व्यवस्थापिका है, संसद है। जिस प्रकार संसद कानून बनाती है, बजट को प्रस्ताव ये पारित करती है, तो ये सारे काम जो हैं वो विश्व लेवल पे एक महासभा कर रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे नए सदस्यों का प्रवेश, ध्यान रखना, नए सदस्यों को प्रवेश जो है वो महासभा देती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। और महासभा की जो बैठक है प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे छोटे प्रश्न अगर बनते हैं तो उस हिसाब से। तो इसकी जो बैठक है प्रतिवर्ष कब होती है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। और ये विश्व का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्माण हेतु एक मंच है। तो ये हमने जो पॉइंट देखे हैं वो महासभा के बारे में थे, जो यूएनओ का अंग है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। ये एक तरीके से कार्यपालिका है। जो नियम, जो नीतियाँ महासभा बनाती हैं, उन्हें लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास में एक विशेष अधिकार है जिसे वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर का अर्थ है मैं निषेध करता हूं या मैं मना करता हूं। मैं निषेध करता हूं। क्या है ये वीटो पावर? मान लीजिएगा कि सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है, उसमें टोटली 15 मेंबर भाग ले रहे हैं, 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। तो 5 जो स्थायी हैं उनके पास में एक पावर है। क्या पावर है? कि अगर कोई ऐसा मुद्दा रखा या ऐसे बिंदु पे बात हो रही है जिसपे वो नहीं चाह रहे हैं कि ये प्रस्ताव पारित होना ही नहीं चाहिए या इस मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए, तो वो वीटो कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि मैं इस प्रस्ताव पे मना करता हूँ, और वो प्रस्ताव वहीं पे खारिज हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास, अकेले के पास में इतनी पावर है कि 14 सदस्य अगर चाहें तो भी, और वो नहीं चाहें तो वो उस प्रस्ताव को रोक सकते हैं। तो ये जो वीटो पावर है वो केवल और केवल स्थायी सदस्यों के पास में है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं। पहले ये जो सोवियत संघ रूस था उसकी जगह रूस को ये सीट दे दी गई है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और ये जो हैं सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, जो ये स्थायी सदस्य इनकी सिफारिश पर महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इनको चुनने का अधिकार, जो 10 अस्थायी सदस्य, इन्हें कौन चुनते हैं? महासभा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी राष्ट्र कंटिन्यू 2 बार मेंबर नहीं बन सकता अस्थायी। मान लीजिएगा कि इंडिया अभी 2021-22 में मेंबर है, ठीक है। तो जैसे ही ये कार्यकाल खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म के लिए तुरंत वो वापस अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है। और एक बार आप बनते हो तो 2 साल के लिए रहते हैं। और इनकी बैठकें हर महीने होती है ऑलमोस्ट, और हर एक महीने रोटेशन से हर एक देश को नंबर मिलता है कि आप इस महीने की अध्यक्षता आप करेंगे। तो दिसंबर 2022 चल रहा है, अभी जो अध्यक्षता है वो एक अलग देश का रहा है, नवंबर में अलग देश में की है ना। इस तरह से अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर हैं, ये एक कार्यपालिका है, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन महासभा बनाती है उन्हें लागू करने का काम सुरक्षा परिषद का है। और मुख्य इनका जो उत्तरदायित्व है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये इनका मुख्य उत्तरदायित्व है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, इसके जो अस्थायी सदस्य हैं, जैसे कि अभी टोटल मेंबर कितने हैं? 5 + 10। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले इसके मेंबर 5 + 6 थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे।
तो 1965 में क्या किया, 1965 में ये 6 से बढ़ाकर ये सदस्य संख्या कर दी गई 10। यानी पहले जो हैं सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य हुए करते थे, अभी कितने हो गए 15। तो ये कब बढ़ाया गया, 1965 में, ये आप ध्यान दीजिएगा। 1965 में सदस्य संख्या बढ़ा के, अभी और डिमांड चल रही है कि ये बढ़ाए जाए स्थायी और अस्थायी। इसका हम, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम इसकी विशेष और चर्चा करेंगे। तीसरा अंग जो है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसमें टोटल मेंबर हैं 54। इनका जो कार्यकाल है, जो सदस्य हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद में काम करने का, उनका 3 साल रहता है। और जो प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य यानी 18 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उनकी जगह आ जाते हैं। सदस्यों का जो चुनाव है वो महासभा द्वारा किया जाता है। यानी आर्थिक और सामाजिक सदस्यों को कौन चुनते हैं, महासभा। इनका क्या कार्य रहता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का, इनका कार्य रहता है कि महासभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग करना और विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना। यानी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी यूएनओ के जो काम हैं उसमें काम करना, और ये अपनी रिपोर्ट महासभा को देते हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये चौथा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसमें जो कुल न्यायाधीश हैं वो 15 होते हैं और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष होता है। और इसमें भी हर 3 साल बाद 1/3 न्यायाधीश जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3 साल बाद में 1/3 यानी 5 न्यायाधीश हर 3 साल के बाद में रोटेट होते हैं, वो चाहते हैं उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। इनका क्या कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय देना। यानी जो भी यूएनओ का चार्टर हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ये न्याय देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके भी क्षेत्राधिकार अलग हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो कोई भी 2 देश सहमति से ही यहाँ पे कोई केस लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, हम एक उदाहरण के द्वारा चर्चा करेंगे, भारत और पाकिस्तान का मान लो कि मुख्य मसला जम्मू और कश्मीर का है, तो पाकिस्तान बार बार इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की मान लो कोशिश करे और इंडिया सहमति नहीं दे, इंडिया उस पर हामी नहीं भरे, तब तक वो केस इस कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों देश सहमत होने चाहिए, तभी वो वहाँ पे उस कोर्ट में जाएगा, फिर वो निर्णय दिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या कोई भारतीय न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जो हैं वो दलवीर सिंह भंडारी हमारे भारत के हैं, वो न्यायाधीश हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। 9 साल उनका जो है 2018 से लेकर 2027 तक उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 9 साल के लिए और वो रह चुके हैं। इसके अलावा नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामाराव, गोपाल स्वरूप पाठक यानी GS पाठक, ये और लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारत से, वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और एट प्रेजेंट कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। ये अभी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीश है, कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। और सबसे पहले बनने वाले व्यक्ति कौन है? नागेंद्र सिंह। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और कौन कौन बने हैं? नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामाराव, गोपाल स्वरूप पाठक, GS पाठक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यासिता परिषद। ये एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अभी निष्क्रिय है। यानी निष्क्रिय मतलब अभी इसके पास कोई काम नहीं है, हालांकि इसको समाप्त भी नहीं किया गया है। तो पहले समझते हैं। तो इसका उद्देश्य है न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु। तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि न्यास क्षेत्र होते कौन से थे। दोस्तों, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, तो और इनके लीडर कौन थे? एक तरीके से यूएनओ में जो कर्ता धर्ता कौन थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो स्थायी सदस्य थे, सोवियत संघ, रूस। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो किसी के गुलाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो खुद भी जो है शासन करने के लायक नहीं थे। तो उन क्षेत्रों को जो अपनी स्वेच्छा से संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिए कि भाई हम अपना शासन संभालने के लायक नहीं है, तब तक आप हमारा प्रशासन आप देखिए। यानी एक तरीके से ऐसे क्षेत्र जिनका प्रशासन कौन देख रहा है? यूएनओ। तो यूएनओ ने
उन क्षेत्रों का प्रशासन देखने के लिए एक अलग ही अंग बनाया जिसे न्यासीता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं, बना दी। तो इसमें जो आखिरी सदस्य था वो पलाऊ था। धीरे धीरे सबको जैसे जैसे वो सक्षम हुए, वहाँ के लोग शासन प्रशासन संभालने के लायक हो गए, तो उन्हें अपना प्रशासन सौंप दिया। इस तरीके से इसका कार्य निरंतर कम होता गया और 1994 पलाऊ द्वीप जो हैं वो अंतिम न्यास क्षेत्र था। जो मूल रूप से इसमें 11 न्यास क्षेत्र थे, ट्रस्टीशिप थे। ट्रस्टीशिप बेसिकली एक तरीके से एक अमानत होती है जो हमें कोई और सौंपता है हमें रखवाली के लिए, तो उसे ट्रस्टीशिप बोलते हैं। वर्तमान में ये अंग निष्क्रिय है क्योंकि इसके पास में कोई काम नहीं है। अगला बिंदु है सचिवालय। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? ये सेक्रेटरीट यानी एक तरीके से पूरा का पूरा ऑफिस है। यूएनओ पूरा यहीं से चलता है, संयुक्त राष्ट्र पूरा यहीं से चलता है। क्या कार्य हो रहा है, कौन से अंग के पास में क्या कार्य हैं, किसकी रिपोर्ट है, टोटल जो ब्यूरोक्रेसी है वो सचिवालय से चल रही है। तो इसमें टोटली जो हर सदस्य देश इसका मेंबर है, तो सचिवालय का भी मेंबर है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। और इसका एक महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, महासचिव की नियुक्ति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है महासभा द्वारा होती है। अब इसके कार्य क्या हैं? वैसे तो एक तरीके से जो भी यूएनओ जो कार्य कर रहा है, सारे के सारे जो अंग काम करते हैं उन सब का लेखा जोखा सचिवालय में ही रहता है। सचिवालय ही एक वो पूरी बॉडी होती है। तो यूएनओ के अन्य अंगों को सेवाएं प्रदान करना, और दूसरा है समन्वय, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि महासभा अलग काम कर रही है, सुरक्षा परिषद अलग, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का जो काम है वो भी सचिवालय करता है। अब देखिए यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां। यूएनओ अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ गई हैं जो कुछ को तो यूएनओ जो है फाइनेंशियली हेल्प करता है, और कई ऐसी संस्थाएं जो इन्हें वित्तीय सहायता नहीं भी देता लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं के जो है पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो वो देख लेते हैं यूएनओ की प्रमुख एजेंसी है, या इस तरह के भी सवाल आते हैं कि यूएनओ की कोई 2 एजेंसियों के नाम लिखिएगा। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन का मतलब सीधा सीधा है यूनाइटेड नेशन, ये आप ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र। फिर लास्ट के 2 जो शब्द हैं आप उन्हें याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से उसका पूरा नाम आप याद रख पाओगे। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर है UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। फिर हैं UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। फिर हैं UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। जनसंख्या कोष यानी UNFPA, जनसंख्या कोष। WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो हैं। फिर है WTO, विश्व व्यापार संगठन। और FAO, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बारे में विशेष बात यह है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1919 में हो चुकी है, बाकी सभी एजेंसियां बाद में आई हैं। तो ये बहुत प्राचीन या बोल सकते हैं सबसे पुरानी एजेंसी है जो यूएनओ के साथ में मिलकर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। फिर हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। अब हम बात कर लेते हैं IMF के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि एक सम्मेलन, एक समझौता हुआ था 1944 में, जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड में।
तो उसके तहत जो युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके पश्चात यूरोप, विशेषकर यूरोप की ही बात करूंगा मैं, तो यूरोप का पुनर्निर्माण करना था एक तरीके से, और उन देशों को आर्थिक सहायता देनी थी। तो इसके लिए संस्थाएं बनाई गई। तो इसीलिए आईएमएफ का भी गठन हुआ और विश्व बैंक का भी गठन हुआ। तो इसकी स्थापना हुई। इसीलिए आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें कहा जाता है। तो इसकी स्थापना, पहले तो आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में। इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 189। अब इसके कार्य क्या हैं? वैश्विक स्तर पे ये वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पे वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि आईएमएफ पे टिप्पणी कीजिएगा तो इस तरह से आप, स्थापना कब हुई, कुल सदस्य संख्या कितने हैं और इसके कार्य क्या हैं। अब इसमें जो है वो किसको हेल्प करनी है, या आईएमएफ में जो डिसीजन होते हैं वो उसके मेंबर मताधिकार के द्वारा ये निर्णय होते हैं। अब ये मताधिकार कैसे हैं कि जो देश जितना इसमें फंडिंग करता है, जितना पैसा सहयोग से देता है, उसके पास उतने ही वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अमेरिका के पास में सबसे ज़्यादा हैं 16.52 यानी 16.52% मताधिकार अकेले अमेरिका के पास में है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि आईएमएफ में सर्वाधिक जो मताधिकार है वो किस देश के पास में है। नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक, इसका जो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1944। यानी आईएमएफ और विश्व बैंक एक साथ में। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ का भी जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी ही है, ध्यान रखना। डीसी का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, इसका और आईएमएफ दोनों का। इसकी भी जो कुल सदस्य संख्या वो 189 है। इसका कार्य है ऋण प्रदान करना, और इसके साथ साथ जो मानवीय कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में भी विश्व बैंक हेल्प करता है सदस्य देशों की। ऋण भी देता है, साथ ही साथ कई क्षेत्रों में तो अनुदान भी देता है। जो अनुदान है वो उन्हें रिटर्न नहीं करना होता है। और आज का आखिरी बिंदु, फिर जो शेष बची हुई चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। ये गेट के स्थान पे आया है। गेट की जो फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले ये एक संगठन था जो व्यापार के क्षेत्र में देखरेख करता था, फिर इसकी जगह WTO आ गया। और इसका जो मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार की देखरेख करना, व्यापार के जो नियम हैं उनको आसान बनाना, और सदस्यों के बीच में जो भी विवाद हैं उनको कम करना। तो इस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में और भी एजेंसियां हैं जो मिलके काम कर रही हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आए, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।